नमस्कार और स्वागत है द डीप डाइव में। आज हमारे पास यूपीएससी की तैयारी से जुड़े कुछ बहुत ही दिलचस्प सवाल है जो 2 जनवरी 2026 के द इंडियन एक्सप्रेस पर आधारित है। हमारा मकसद सिर्फ सही गलत बताना नहीं है, बल्कि इन एमसीक्यूज की चीर-फाड़ करके इनके पीछे की कहानी को समझना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पड़ताल। पहला सवाल है कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म यानी CBAM पर। ये आजकल खूब चर्चा में है। इसमें 3 बातें कही गई हैं। पहली कि ये यूरोपीय संघ की एक पॉलिसी है। दूसरी कि अगर भारत के स्टील और एल्यूमिनियम एक्सपोर्टर्स सिर्फ रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट यानी RECs इस्तेमाल करें तो उन्हें CBAM से छूट मिल जाएगी। और तीसरी बात कि ये सिस्टम EU के अपने उद्योगों को मिलने वाले फ्री कार्बन अलाउंस को हटाने के लिए बनाया गया है। तो शुरू से शुरू करते हैं। आखिर ये CBAM भला क्या है? इसे आसान भाषा में समझें तो ये यूरोप के बॉर्डर पर लगने वाला एक कार्बन टैक्स है। पहला कथन बिल्कुल सही है। EU अपने देशों में तो कंपनियों पर कार्बन उत्सर्जन के लिए भारी टैक्स लगाता है। अब अगर कोई कंपनी मान लीजिए भारत से बिना किसी कार्बन टैक्स के सस्ता स्टील यूरोप में बेचेगी तो यूरोप की अपनी कंपनी तो मुकाबले में टिक ही नहीं पाएगी। बिल्कुल। इसी गैर बराबरी को रोकने के लिए CBAM लाया गया है। इसका एक और बड़ा मकसद है कार्बन लीकेज को रोकना। कार्बन लीकेज ये क्या होता है? इसका मतलब है कि यूरोप की कंपनियां सख्त नियमों से बचने के लिए अपनी फैक्ट्री उठाकर उन देशों में ले जाती हैं जहां कार्बन पर कोई नियम कानून नहीं है। अच्छा। इससे होता यह है कि यूरोप में तो प्रदूषण कम दिखता है, पर दुनिया में कुल प्रदूषण उतना ही रहता है। CBAM ये पक्का करता है कि उत्पाद चाहे यूरोप में बने या बाहर से आए, उस पर कार्बन की लागत एक जैसी हो। समझ गई। लेकिन जो दूसरा पॉइंट है RECs वाला, वो भारतीय निर्यातकों के लिए बहुत जरूरी लगता है। क्या सिर्फ सर्टिफिकेट खरीद कर वे इस टैक्स से बच सकते हैं? यहीं पर सबसे बड़ा पेच है और दूसरा कथन इसीलिए गलत है। EU का कहना है कि आप सिर्फ कागज पर रिन्यूएबल एनर्जी के सर्टिफिकेट खरीद कर नहीं बच सकते। वे एम्बेडेड उत्सर्जन को देखते हैं। एम्बेडेड उत्सर्जन मतलब उस स्टील या एल्यूमिनियम को बनाने में उसके कच्चे माल से लेकर फैक्ट्री में इस्तेमाल हुई बिजली तक कुल कितना कार्बन निकला है। अच्छा, पूरी सप्लाई चेन का कार्बन। हाँ, यूं कहता है कि आपकी फैक्ट्री को सीधे तौर पर किसी रिन्यूएबल सोर्स जैसे सोलर या विंड प्लांट से चलना चाहिए। सिर्फ सर्टिफिकेट खरीदना उनके लिए असली उत्सर्जन कम करने का सबूत नहीं है। ओहो। इसलिए ये लागत भारतीय निर्यातकों को चुकानी होगी। ये तो भारतीय निर्यातकों के लिए बड़ी समस्या है। ये तो सीधे सीधे व्यापार में एक बाधा खड़ी करने जैसा लगता है। खैर, अब तीसरे कथन पर आते हैं। इसका EU की अपनी एमिशन ट्रेडिंग सिस्टम यानी ETS से क्या लेना देना है? तीसरा कथन सही है और ये पूरी पहेली को जोड़ता है। इसे ऐसे समझिए, पहले यूरोपीय संघ अपनी कंपनियों को प्रदूषण करने के लिए कुछ फ्री पास देता था ताकि वे विदेशी कंपनियों से मुकाबला कर सकें। अब CBAM के जरिए वे विदेशी कंपनियों पर एंट्री टैक्स लगा रहे हैं। अच्छा। जब बाहर वालों पर टैक्स लगी गया तो अपने घर की कंपनियों को फ्री पास देने की जरूरत नहीं रही। सही बात है। CBAM की वजह से EU अब धीरे धीरे ये मुफ्त पास खत्म कर देगा। इससे सबको एक ही तराजू पर तौलना आसान हो गया है। तो इसका मतलब कथन 1 और 3 सही है? जी, इसलिए सही जवाब है विकल्प C। तो ये तो हुई व्यापार और कार्बन की सीमाओं की बात। चलिए अब अपनी राजनैतिक सीमाओं पर चलते हैं और देखते हैं कि 2 परमाणु शक्ति वाले पड़ोसियों के बीच विश्वास कैसे कायम रखा जाता है। अगला सवाल इसी से जुड़ा है। परमाणु ठिकानों पर हमला ना करने का समझौता। पहला पॉइंट, ये भारत और चीन के बीच हुआ था। दूसरा, दोनों देश हर साल 1 जनवरी को अपने परमाणु ठिकानों की लिस्ट एक दूसरे को देते हैं। और तीसरा, इस पर 1988 में दस्तखत हुए और ये 1991 में लागू हुआ। यहाँ सवाल बनाने वाले ने पहली ही लाइन में गूगली फेंक दी है। कैसे? ये समझौता भारत और चीन के बीच नहीं बल्कि भारत और पाकिस्तान के बीच है। ओहो, तो पहली ही लाइन गलत है। जी, परीक्षाओं में अक्सर ऐसे ही देशों के नाम बदलकर कंफ्यूज किया जाता है। ये एक बहुत ही जरूरी विश्वास बहाली उपाय है। विश्वास बहाली उपाय या कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर, मतलब एक दूसरे का भरोसा जीतने का एक तरीका। बिल्कुल। इसका मकसद है कि दोनों देशों में चाहे कितना भी तनाव हो, जंग जैसे हालात भी बन जाएं, तब भी कोई एक दूसरे के परमाणु ठिकानों पर हमला नहीं करेगा। क्योंकि उसके नतीजे बहुत भयावह होंगे। हाँ, बहुत ज्यादा।
तो लिस्ट एक्सचेंज करने वाली बात सही है, और ये आज भी होता है, दोनों देशों के रिश्तों में इतने उतार चढ़ाव के बाद भी। हाँ, दूसरा कथन पूरी तरह सही है, और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। इस साल लगातार 35वीं बार ये लिस्ट शेयर की गई है। सोचिए, कारगिल युद्ध हुआ, संसद पर हमला हुआ, मुंबई में आतंकी हमले हुए। इतने तनाव के बावजूद ये परंपरा टूटी नहीं है। बिल्कुल, ये दिखाता है कि पर्दे के पीछे दोनों देश परमाणु मुद्दे की गंभीरता को समझते हैं और एक दूसरे से संवाद का एक चैनल हमेशा खुला रखते हैं। और समझौते की तारीख है 1988 और 1991। तीसरा कथन भी तथ्यात्मक रूप से एकदम सही है। इस पर 31 दिसंबर 1988 को साइन हुए थे और ये 27 जनवरी 1991 से लागू हुआ। तो मतलब तारीखें सही हैं। यूपीएससी और स्टेट पीसीएस परीक्षाओं में ऐसी तारीखें बहुत मायने रखती हैं। तो पहला कथन गलत है, लेकिन दूसरा और तीसरा सही है। तो सही उत्तर हुआ विकल्प बी, एकदम सही। अंतर्राष्ट्रीय विश्वास की बात से अब देश के अंदर जमीनी हकीकत पर आते हैं। अगला सवाल है बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट यानी बीसी मॉडल पर। पहला कथन, बीसी बैंकों के एजेंट होते हैं जो वहां बैंकिंग सेवा देते हैं जहां बैंक की ब्रांच नहीं है। दूसरा, आरबीआई के नए डेटा के मुताबिक 2025 में ग्रामीण इलाकों में बीसी आउटलेट्स की संख्या बहुत तेजी से बढ़ी है। और तीसरा, बीसी पैसे जमा तो कर सकते हैं लेकिन छोटे मोटे लोन बांटने में मदद नहीं कर सकते। पहला कथन बीसी मॉडल के दिल को छूता है। ये बैंक मित्र असल में उन दूर दराज के गांवों में बैंक की चलती फिरती ब्रांच हैं, जहां बैंक के लिए एक पूरी शाखा खोलना महंगा और मुश्किल है। जी, ये वित्तीय समावेशन यानी आम आदमी तक बैंकिंग पहुंचाने की मुहिम के सबसे बड़े सिपाही हैं। लेकिन दूसरे कथन में जो तेजी से वृद्धि की बात है वो मुझे थोड़ी खटक रही है। आम तौर पर सरकारी योजनाओं में विस्तार की ही खबरें आती हैं। क्या आंकड़े भी यही कह रहे हैं? यही तो एक हैरान करने वाला विरोधाभास है। दूसरा कथन बिल्कुल गलत है। गलत है? हाँ, रिपोर्ट साफ कहती है कि 2025 में बैंक मित्रों की कुल संख्या में करीब 2.3 लाख की कमी आई है। एक मिनट, ये तो बिल्कुल उल्टा है। मुझे लगा था कि जनधन और यूपीआई के दौर में तो बैंक मित्रों की फौज खड़ी हो गई होगी। इनकी संख्या घट क्यों रही है? क्या उन्हें पर्याप्त पैसा नहीं मिल रहा? आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या नीतियां बनाते समय जमीनी कार्यकर्ताओं के मुनाफे और प्रोत्साहन के बारे में पर्याप्त रूप से सोचा गया था? रिपोर्ट में जिक्र है कि उन्हें मिलने वाले कमीशन और पारिश्रमिक से जुड़ी समस्याएं हैं, जिस वजह से लोग ये काम छोड़ रहे हैं। अच्छा, तो ये नीतिगत इरादों और जमीनी हकीकत के बीच एक बहुत बड़े अंतर को दिखाता है। बिल्कुल। और इनके काम के दायरे के बारे में क्या वे सिर्फ पैसे जमा करने और निकालने तक ही सीमित है? तीसरा कथन भी गलत है। बीसी सिर्फ कैश जमा और निकासी ही नहीं करते। वे पैसे ट्रांसफर करने, बीमा बेचने और सबसे जरूरी लोन, हाँ, छोटे मोटे लोन बांटने और उनकी किश्तें वसूलने में भी बैंकों की मदद करते हैं। असल में वे गांव में बैंक का चेहरा होते हैं। तो इसका मतलब सिर्फ पहला कथन सही है? जी, इसलिए सही जवाब है विकल्प ए। भारत में जमीनी हकीकत की बात करने के बाद चलिए थोड़ा दूर चलते हैं और अफ्रीका के एक ऐसे क्षेत्र को देखते हैं जहां की जमीनी हकीकत पूरी दुनिया की भू राजनीति को प्रभावित कर रही है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका। सवाल में 3 जोड़े दिए हैं। पहला, सोमालीलैंड, सोमालिया का एक अलग हुआ हिस्सा जो अंतर्राष्ट्रीय मान्यता चाहता है। दूसरा, बरबेरा बंदरगाह, जिबूती में स्थित एक अहम पोर्ट। तीसरा, इथियोपिया, एक जमीन से घिरा देश जिसे लाल सागर तक पहुंच चाहिए। पहला जोड़ा बिल्कुल सही है। सोमालीलैंड ने 1991 में खुद को सोमालिया से आजाद घोषित कर दिया था। उसकी अपनी सरकार है, अपनी करेंसी है, अपनी सेना है, लेकिन उसे मान्यता नहीं मिली है। नहीं, आज तक दुनिया की किसी भी देश ने उसे एक अलग देश के तौर पे मान्यता नहीं दी है। और बरबेरा बंदरगाह की लोकेशन, ये नाम आजकल खबरों में क्यों है? ये दूसरा जोड़ा गलत है और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण भौगोलिक जानकारी है। अच्छा। बरबेरा बंदरगाह जिबूती में नहीं बल्कि सोमालीलैंड में है और यही इस पूरे मामले का केंद्र बिंदु है। इथियोपिया ने हाल ही में सोमालीलैंड के साथ एक डील की है कि वो बरबेरा पोर्ट का इस्तेमाल करेगा और बदले में शायद सोमालीलैंड को मान्यता दे दे। ओह, तो इस एक डील ने पूरे इलाके में तूफान ला दिया है। बिल्कुल। तो इथियोपिया को इस बंदरगाह की इतनी क्या जरूरत पड़ गई? यहीं पर तीसरा जोड़ा सही साबित होता है। इथियोपिया अफ्रीका का दूसरा सबसे ज्यादा आबादी वाला देश है, लेकिन ये एक लैंडलॉक्ड यानी जमीन से घिरा देश है। उसकी अपनी कोई समुद्री सीमा नहीं है। जी, फिलहाल ये अपने 95% से ज्यादा व्यापार के लिए छोटे से पड़ोसी देश जिबूती के बंदरगाह पर निर्भर है। और ये निर्भरता इथियोपिया के लिए एक रणनीतिक कमजोरी है।
हाँ, इसीलिए वो लाल सागर तक अपनी सीधी पहुंच बनाने के लिए बेताब है। तो पहला और तीसरा जोड़ा सही है, यानी कुल 2 जोड़े सही हैं। जी, सही जवाब है विकल्प बी। तो क्षेत्रीय भू राजनीति से अब एक ऐसे मुद्दे पर आते हैं जो पूरी दुनिया को एक साथ प्रभावित करता है, जलवायु परिवर्तन। आखिरी सवाल पेरिस समझौते और क्योटो प्रोटोकॉल के बीच के अंतर पर है। पहला कथन, क्योटो में सिर्फ विकसित देशों के लिए उत्सर्जन घटाने के लक्ष्य थे, जबकि पेरिस समझौते में सभी देशों को अपने अपने लक्ष्य एनडीसीज बताने होते हैं। दूसरा, क्योटो का तरीका टॉप डाउन था और पेरिस का बॉटम अप। और तीसरा, पेरिस समझौते ने साझा लेकिन अलग-अलग जिम्मेदारियों यानी सीबीडीआर के सिद्धांत को पूरी तरह खत्म कर दिया है। पहला कथन एकदम सटीक है। यही दोनों समझौतों के बीच का सबसे बड़ा फर्क है। 1997 की क्योटो प्रोटोकॉल ने सिर्फ अमीर और औद्योगिक देशों पर कानूनी रूप से बाध्यकारी लक्ष्य थोपे थे। और भारत, चीन जैसे देशों पर कोई बंधन नहीं था। लेकिन 2015 के पेरिस समझौते में अमीर, गरीब, विकसित, विकासशील सभी देशों को अपने अपने स्तर पर कार्रवाई करनी है और अपने लक्ष्य बताने हैं, जिन्हें एनडीसीज कहते हैं। ये टॉप डाउन और बॉटम अप का क्या मतलब है? ये सुनने में तो बड़ा दिलचस्प लग रहा है। दूसरा कथन भी सही है और ये पहले वाले से ही जुड़ा है। टॉप डाउन का मतलब है कि क्योटो में लक्ष्य ऊपर से तय करके देशों पर थोपे गए थे। मतलब एक तरह से अंतर्राष्ट्रीय कमेटी ने सबका होमवर्क तय कर दिया था। हाँ, बिल्कुल। इसके उलट पेरिस समझौता बॉटम अप है। यहाँ हर देश अपनी क्षमता और हालात को देखते हुए खुद अपना होमवर्क तय करता है, यानी अपने एनडीसीज खुद बनाता है। अच्छा, इसे सेल्फ डिफरेंशिएशन भी कहते हैं। मतलब हर देश अपनी जिम्मेदारी खुद तय कर रहा है। तो फिर सीबीडीआर के सिद्धांत का क्या हुआ? साझा लेकिन अलग-अलग जिम्मेदारियां। ये तो विकासशील देशों के लिए हमेशा एक बड़ा मुद्दा रहा है। क्या पेरिस समझौते में इसे खत्म कर दिया? ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है और इसीलिए तीसरा कथन गलत है। अच्छा, पेरिस समझौते ने सीबीडीआर के सिद्धांत को छोड़ा नहीं है, वो आज भी इसकी नींव है, बस उसकी परिभाषा बदल गई है। कैसे बदल गई है? क्योटो में विकसित और विकासशील देशों के बीच एक दीवार थी। पेरिस समझौते ने उस दीवार को हटाकर एक ढलान बना दी है। ये मानता है कि जिम्मेदारी सबकी है, लेकिन जिसने ऐतिहासिक रूप से ज्यादा प्रदूषण किया है और जिसके पास ज्यादा पैसा और तकनीक है, उसकी जिम्मेदारी ज्यादा होगी। मतलब सिद्धांत वही है, बस उसका अमल ज्यादा लचीला हो गया है। एकदम सही। इसलिए कथन 1 और 2 सही हैं, मतलब सही जवाब है विकल्प बी। तो आज हमने यूरोप के कार्बन टैक्स से लेकर भारत पाकिस्तान के अनोखे विश्वास बहाली समझौते तक, भारत में वित्तीय समावेशन की जमीनी हकीकत से लेकर हॉर्न ऑफ अफ्रीका की भू राजनीति तक और आखिर में वैश्विक जलवायु समझौतों की बदलती दुनिया को समझा। और ये आज की बातचीत एक बहुत जरूरी सवाल खड़ा करती है कि ये नीतियां और समझौते कागज पर कैसे दिखते हैं और जमीन पर कैसे काम करते हैं। इसमें कितना बड़ा अंतर हो सकता है। आज का विश्लेषण दिखाता है कि एक सिविल सेवा के उम्मीदवार के लिए सिर्फ तथ्यों को रटना काफी नहीं है, उसे इन नीतियों के पीछे की गतिशीलता को समझना होगा। जैसे बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट्स की संख्या बढ़ना अपेक्षित था, लेकिन असल में घट गई। बिल्कुल, ये सूक्ष्म जानकारी ही परीक्षा में निर्णायक साबित हो सकती है। और इसी विचार के साथ आज की ये गहरी पड़ताल यहीं समाप्त होती है।